आज अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मेनली अपन तीन हेडिंग के अंदर देखेंगे। सबसे पहला चीज है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फेयोल। तो जो फेयोल जो था उसने मेनली 5 फंक्शन दिए थे। सबसे पहला आता है प्लानिंग, सेकंड आता है कमांडिंग, थर्ड आता है कोऑर्डिनेटिंग, फोर्थ आता है कंट्रोलिंग और फिफ्थ आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसको अपन याद रख सकते हैं PC3O से। ठीक है, प्लानिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग। ये किसने दिए थे? फेयोल ने। ठीक है, अब सेकंड वाले अपन देखते हैं जो दिए थे यूर्विक ने। ठीक है, यूर्विक ने क्या दिया था? पोस्टकॉर्प दिया था। तो पोस्टकॉर्प में सबसे पहले पी से आता है प्लानिंग, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से होता है स्टाफिंग, डी से होता है डायरेक्टिंग, सीओ से होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर से होता है रिपोर्टिंग और बी से होता है बजटिंग। ठीक है, ये किसने दिए थे? यूर्विक ने। इसमें मेनली आता है पोस्टकॉर्प। पोस्टकॉर्प में पी से आता है अपना प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कंट्रोलिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। अब जो अपने को एक्सप्लेन करना रहता है वो मेनली ये 5 चीज रहती है। इसमें सबसे पहला है प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर जितना भी चीज रहता है ना वो सब रहता है ऑन द पेपर। अगर जैसे आज से 6 महीने बाद अपने को कहीं पे घूमने के लिए जाना है तो अपन क्या करेंगे? अभी उसकी प्लानिंग करते हैं कि कब टिकट लेना है, कितना बजट रहेगा, वहां पे कौन कौन से जगह पे अपने को घूमने जाना है। तो ये सब क्या है? ऑन द पेपर है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्लानिंग। फ्यूचर का एंटिसिपेशन जो है उसी को अपन प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या रहता है? अपन ने प्लानिंग कर ली, उसके बाद में अपने जो 3M रहते हैं, मनी, मटेरियल और मैन। सबसे पहले अपने को क्या करना है? फंड्स कहाँ से आएंगे ये सब अपने को देखना है। ठीक है, अब प्लानिंग के हिसाब से क्या क्या अपने को मटेरियल चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सब अपने को देखना है। और फिर थर्ड आता है मैन पावर का रिक्रूटमेंट या स्टाफिंग। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग में मेनली अपन क्या करते हैं? जो भी अपन ने प्लानिंग करी है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या रहता है? जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर जो भी वैकेंट स्पेस जो रहती है उसको अपने को फुलफिल करना है बाय सुटेबल रिक्रूटमेंट। ठीक है, फिर अपना आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में क्या रहता है? वर्कर्स को आपको मोटिवेट करना है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने हैं और उनका मोरल जो है वो हाई रखना है ताकि वो और अच्छे से काम करे और प्रोडक्टिव वे में काम करे, ताकि जो भी आपका गोल है वो आप इजीली अचीव कर सके। अब नेगेटिव वाले में क्या रहता है कि अगर वर्कर्स जो है वो प्रॉपरली अगर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अपना जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अपन अचीव नहीं कर पाएंगे टाइम टू टाइम। तो उस कंडीशन में आपको क्या है? जो भी मैनेजर जो रहता है वो उनको या तो पेनल्टी लगाता है या फिर जो भी पनिशमेंट रहती है वो देता है ताकि वो लोग वापस से ट्रैक पे आ सके। ठीक है, तो ये जो है वो दो टाइप की अपनी रहती है कंट्रोलिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर अपना आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जो है वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर है कंट्रोलिंग से। इसके अंदर क्या करते हैं कि अपने को एक ही पर्टिकुलर एक डायरेक्शन जो है उसी के अंदर काम करना है ताकि क्या है? जो भी अपना गोल जो है उसको अपन इजीली अचीव कर सके। तो जो अपने को एक्सप्लेन करने रहते हैं उसके अंदर अपन मेनली प्लानिंग बताते हैं क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग बताते हैं, स्टाफिंग बताते हैं, कंट्रोलिंग बताते हैं और डायरेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे अपने फंक्शंस होते हैं खत्म। अब अपना सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो मेनली दो टाइप्स है। एक है साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि दिए थे टेलर ने, और एक है जनरल प्रिंसिपल जो कि दिए थे फेयोल ने। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल जो है वो कितने टाइप के? दो टाइप के, एक साइंटिफिक हो गया और एक जनरल हो गया। साइंटिफिक वाला दिया था टेलर ने और जनरल दिया था फेयोल ने। सबसे पहले अपन देखेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल किसने दिए थे? टेलर ने। ठीक है, अब इनका सबसे पहला प्रिंसिपल था कि रिप्लेस द रूल ऑफ थंब बाय साइंस। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बस सिंपल सी ये चीज है कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब क्या है? अपने को स्किलफुल और नॉलेजेबल वर्कर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, सेकेंड आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या रहते हैं? मेनली इसके अंदर जैसे कोई भी वर्कर्स जो है वो अच्छे से अगर काम कर रहे हैं तो उनको अपन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो वो देते हैं, जो कि उनके लिए एक मोटिवेटर की तरह काम करता है। जॉब एनालिसिस में क्या रहता है कि आपके पास अगर कोई भी अगर क्या बोलते हैं इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो
आपको उसको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब एनालिसिस जो है वो करवाना है। मतलब जॉब के हर एक जो एस्पेक्ट्स जो रहते हैं उसके बारे में उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है कि आपका वर्किंग आवर्स कितने क्या रहेंगे, कब कब आपको छुट्टियां मिलेगी, कब कब हॉलीडे रहेंगे, ऐसे करके मतलब पूरा एक जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको देना है। फिर आता है अपना मैक्सिमम आउटपुट। तो मैक्सिमम आउटपुट में क्या रहता है कि जो भी जैसे आपने स्किलफुल वर्कर्स जो है वो ले लिए, उसके बाद आप उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो दे रहे हैं, उनको उनके जॉब के हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्ड नॉलेज है, तो आपको अल्टीमेटली मैक्सिमम आउटपुट या प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है। लास्ट अपना आता है इसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल में सेपरेटिंग प्लानिंग एंड एक्चुअल डूइंग। इसके अंदर क्या रहता है, जो भी सुपरवाइजर या मैनेजर जो रहता है वही सारी चीजों को प्लान करेगा और उसके हिसाब से जो भी वर्कर्स रहते हैं उनको काम करना है। पहले क्या होता था, जो भी वर्कर्स जो रहते थे ना वही सारी चीजों को प्लान करते थे और उसके बाद में सुपरवाइजर या मैनेजर को बताते थे कि हमको ये सब चीजें जो है वो रिक्वायरमेंट है, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती थी उनको फुलफिल करने का काम किसका रहता था, मैनेजर का। पर अब क्या हो गया है, जो भी मैनेजर और सुपरवाइजर है वही सारी चीजों को प्लान करेंगे और उसके बाद में उसके हिसाब से काम कौन करेगा, जो भी वर्कर्स रहते हैं वो। ठीक है। तो ये अपने 5 प्रिंसिपल रहते हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल में। ठीक है। सबसे पहला रहता है रिप्लेस द रूल ऑफ थंब बाय साइंस। सेकंड रहता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। थर्ड आता है जॉब एनालिसिस। फोर्थ आता है मैक्सिमम आउटपुट। फिफ्थ आता है सेपरेटिंग प्लानिंग एंड एक्चुअल डूइंग। ठीक है। अब अपन देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो जो जनरल प्रिंसिपल जो थे मैनेजमेंट के वो किसने दिए थे, फेयोल ने। अब इसने क्या करा था, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसको 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। अब ये 6 ग्रुप कौन कौन से थे, तो ये थे टेक्निकल, मैनेजरियल, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल और कमर्शियल। मेनली ये अपन याद रख सकते हैं कि 6 ग्रुप में इसने इसको डिवाइड करा था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। पर अपने लिए जो मेन चीज है वो क्या है, जो इसके 14 जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये, जिसमें सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की ड्यूटीज जो रहती है उसको फिक्स कर देना। जैसे हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे अलग अलग वार्ड रहते हैं, तो अगर आपको 4-5 दिन किसी एक वार्ड में भेज दिया, आप वहां पे सेटल हो, मतलब आप वहां पे थोड़ा बहुत एडजस्ट होने लगे, फिर आपकी ड्यूटीज चेंज कर दी और आपको दूसरे किसी वार्ड में भेज दिया, आप वहां पे भी थोड़ा 4-5 दिन में सेटल हो गए, फिर आपको तीसरे वार्ड में भेज दिया। अगर अपन ऐसा करते तो क्या होता है कि सामने वाला कहीं भी प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाता है ना, और जो भी उसको एक जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है या फिर जो भी मतलब वो चीजें एक्सप्लोर करना चाहता है वो प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। इसलिए फिक्सेशन ऑफ ड्यूटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को अपन बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब लोगों को अपना काम जो है वो बांट देना ताकि वो वही पर्टिकुलर वे में या फिर उसी पर्टिकुलर पाथ पे काम करें। फिर आता है सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को कमांड देना। अब अगर आप किसी को भी कमांड दे रहे हो और आप अथॉरिटी पे हो, तो जो भी आपके अंडर में लोग रहते हैं उनके लिए आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि आपको उनका जो भी वर्किंग कंडीशंस जो है उसको सिक्योर करके रखना, उनकी राइट्स जो है वो कहीं से कहीं तक भी एक्सप्लॉइट ना हो, ये सब चीजों का ध्यान रखना, और जो भी उनको बेसिक जो नीड्स है उनकी वो सब फुलफिल कराना। तो ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी हायर अथॉरिटी पे जाते हो ना उतनी आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जैसे घर में जो सबसे बड़ा रहता है उसका अथॉरिटी बड़ी रहती है, वो सबको ऑर्डर दे सकता है, किसी को भी मतलब कुछ भी बोल सकता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। पर उसके साथ साथ में उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि उनको जितने भी घर में जितने भी मेंबर है उन सबका ध्यान रखना है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड थर्ड आता है अपना डिसिप्लिन। ठीक है। तो डिसिप्लिन मेनली 2 टाइप से रहते हैं, एक रहता है सेल्फ इम्पोज्ड और एक रहता है कमांड डिसिप्लिन। तो सेल्फ इम्पोज्ड क्या रहता है कि जो इंडिविजुअल खुद के लिए कुछ डिसिप्लिन मेजर्स बनाता है ना उसको अपन बोलते हैं सेल्फ इम्पोज्ड। जो अपन खुद के लिए बनाते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ इम्पोज्ड। और एक रहता है कमांड डिसिप्लिन। आपसे जो भी हायर अथॉरिटी पे है अगर वो आपको कुछ कमांड कर रहा है तो आपको उस कमांड को फॉलो करना, ये होता है कमांड डिसिप्लिन। तो ठीक है। डिसिप्लिन में 2 चीज आती है, एक तो सेल्फ इम्पोज्ड और एक आता है कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। तो आपको कमांड जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल से मिलनी चाहिए। ठीक है। उसको अपन बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आपको कोई 4 लोग हैं वो अलग अलग कमांड दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं जो भी कमांड जो है वो किसी एक इंडिविजुअल से आनी चाहिए, इसी को अपन बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब जैसे अपना को मतलब कोई भी हॉस्पिटल रहता है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और उनका अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि जो भी अपने वहाँ पेशेंट आया है उनको अपने को रिकवर करके घर भेजना है। ठीक है, तो इसमें भी ये रहता है कि भले ही डिपार्टमेंट अलग अलग हो, सबके जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अलग अलग हो, पर अल्टीमेटली जो गोल जो है वो एक होता है। इसको बोलते हैं अपन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। अब जो भी मैनेजमेंट है या फिर कोई भी कंपनी है, तो उसके अंदर क्या है, आप एक टीम में या ग्रुप में काम करते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हो, किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, और वहां पे भी अगर आप अपना इंटरेस्ट जो है उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए दिक्कत दे सकता है। इसलिए आपको क्या है, जब भी आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं या किसी टीम में काम कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, और जो भी जनरल इंटरेस्ट जो है उसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसके अंदर इन्होंने यही बताया है। रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल्स जो है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी सैलरी हो गई, जो भी वेजेस हो गए, वो प्रॉपर वे में क्या बोलते हैं लोगों को मिलने चाहिए। जो भी वर्कर्स है उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको प्रॉपर वेजेस जो है वो मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑर्डर। तो जो भी मैनेजमेंट रहता है या फिर जो भी कंपनी रहती है कोई सी भी, उसके अंदर पर्टिकुलर हर एक चीज को करने का एक ऑर्डर वे रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से वो चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है कि जो भी अपने वहां वर्कर काम कर रहे हैं उनको अपने को इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो देना है। स्केलर ऑफ चेन का मतलब होता है हायरार्की। अब कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, या फिर कुछ भी चीज ले लो, तो सब में एक लेवल ऑफ हायरार्की रहता है। मतलब हायर अथॉरिटी रहती है, फिर मिडिल लेवल अथॉरिटी रहती है, और फिर लोअर लेवल अथॉरिटी रहती है। इसको अपन बोलते हैं स्केलर ऑफ चेन। मतलब एक हायरार्की वे में या फिर एक अप टू डाउन या डाउन टू अप मैनर में जो है वो काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद में आता है अपना सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या है, जो भी क्या बोलते हैं कोर मेंबर्स रहते हैं या फिर जो भी हायर अथॉरिटी में लोग रहते हैं, उन्होंने कुछ भी डिसीजन ले लिया तो वो सबको मानना पड़ता है, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग रहती है उसके अंदर अपन लोअर लेवल जो वर्कर्स हो गए, ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हो गए, इन सबको भी अपन इन्वॉल्व करते हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन कराते हैं। उसको बोलते हैं अपन डिसेंट्रलाइज अप्रोच। और सेंट्रलाइज अप्रोच क्या होता है, इसके अंदर जो भी हायर अथॉरिटी पे लोग रहते हैं वही डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं अपन डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, फिर अपना आता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक जॉब सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या है कि जो भी वर्कर्स है या फिर जो भी इम्प्लॉयज जो है, उनको खुद के मन से भी क्या बोलते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो लेने रहते हैं। मतलब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि कोई भी एक कंपनी में दो लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोल दिया कि आपको कल जो है वो पीडीएफ या पीपीटी पे प्रेजेंटेशन जो है बना के लाना और प्रेजेंट करना है। तो एक जो है उसने तो क्या करा, नॉर्मल जो है वो प्रेजेंटेशन बना के लेके आ गया, और जो दूसरे वाला व्यक्ति था उसने खुद के मतलब मन से क्या बोलते हैं उसके अंदर क्या बोलते हैं थोड़े बहुत डायग्राम्स डाले, थोड़े बहुत पाई चार्ट डाले, और अलग अलग ग्राफ ग्राफ से मतलब उसको एक थोड़ा क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करा। तो दिया तो दोनों को एक जैसा ही काम था, पर एक ने क्या बोलते हैं सिंपल काम करा और एक ने थोड़ा क्रिएटिव काम करा। तो जिसने क्रिएटिव करा मतलब क्या है, उसने उसके खुद के मन से थोड़ा बहुत मतलब खुद के इनिशिएटिव्स लिए कि मतलब मेरे को जो है वो उसको बेटर जो है वो करके दिखाना है। तो ये होता है इनिशिएटिव, जो मतलब खुद अपन अपने मन से जो थोड़ा बहुत कुछ सोच के करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन इनिशिएटिव्स। उसके बाद में आता है स्पिरिट डी क्रॉप। स्पिरिट डी क्रॉप का मतलब होता है मेनली यूनिटी। अब ये यूनिटी किसमें रहती है, जो भी वर्किंग यूनियन जो है उसके अंदर यूनिटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कराना, उसको अपन बोलते हैं स्पिरिट डी क्रॉप। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल रहते हैं जो कि किसने दिए थे अपने को, फेयोल ने, जिसको अपन बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला अपना डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, और रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल्स। उसके बाद में आता है अपना ऑर्डर, इक्वलिटी, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव और स्पिरिट डी क्रॉप।